हेलो एवरीवन, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं फेस कंट्रोल रेक्टिफायर। और इससे पहले पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में मैंने चॉपर कवर कर लिया है और पावर सिस्टम में हम लोगों ने फॉल्ट एनालिसिस कवर कर लिया है। तो अगर आपने चॉपर नहीं देखा है तो आप उसको देख सकते हैं। अदरवाइज़ चॉपर क्योंकि आइसोलेटेड टॉपिक है, उसको लगभग 3.5 घंटे में हम लोगों ने कवर कर लिया था लेक्चर्स में, और उसमें लगभग हर कॉन्सेप्ट विथ डिटेल एज वेल एज द प्रॉब्लम सॉल्विंग वी हैव डन। ओके, इस लेक्चर के ऑनवर्ड स्टार्ट करने वाले फेस कंट्रोल रेक्टिफायर। और फेस कंट्रोल रेक्टिफायर में आज हम लोग 4 सर्किट देखने वाले हैं, 2 आर लोड के और 2 प्योर इंडक्टिव एल लोड। ठीक, तो बहुत बेसिक सा पहला लेक्चर है, इंट्रोडक्शन बहुत बेसिक सा है, लेकिन फिर भी कुछ चीज़ें रह जाती हैं जो हम लोग नज़रअंदाज कर देते हैं पहली बार जब पढ़ते हैं। तो आज मैं कोशिश करूँगा कि वो छोटे छोटे डाउट्स जो आते हैं एक स्टूडेंट के माइंड में वो सॉल्व हो जाएं। और पहली चीज़ कि रेक्टिफायर होता क्या है। रेक्टिफायर बहुत बेसिक सा डेफिनीशन है कि जो AC को DC में कन्वर्ट करे। तो हमें फेस कंट्रोल्ड क्यों बोला, इसको रेक्टिफायर क्यों नहीं बोला? तो बात यह है कि अगर रेक्टिफायर का जो एप्लीकेशन है वो आता है मैक्सिमम ड्राइव्स में, कि जब हम लोग किसी मोटर के टर्मिनल वोल्टेज को कंट्रोल करना चाहते हैं, और अगर वोल्टेज को कंट्रोल करेंगे तो मोटर की स्पीड को कंट्रोल कर पाएंगे। अगर हम टर्मिनल वोल्टेज को कंट्रोल करें और हमेशा टर्मिनल वोल्टेज को चेंज करना चाहें तो ऐसा पॉसिबल नहीं है कि हमेशा हम अलग सप्लाई कनेक्ट करें। अलग सप्लाई हमेशा कनेक्ट नहीं कर सकते। तो कोई ऐसा पैरामीटर हो जिसको हम चेंज करके वोल्टेज चेंज कर सकें, तो इसलिए हम कंट्रोल कर सकते हैं इस वोल्टेज को जो आउटपुट में वोल्टेज मिलने वाला है। इसलिए इसका नाम हो गया फेज कंट्रोल्ड रेक्टिफायर। तो इसके अगर सब कैटेगरीज में बात किया जाए तो 2 सब कैटेगरी मेन होती हैं, एक सिंगल फेज, एक 3 फेज। सिंगल फेज में 2 सब कैटेगरी है, एक 1 पल्स कन्वर्टर जिसको हाफ वेव बोलते हैं और एक 2 पल्स कन्वर्टर इसको फुल वेव बोलते हैं। ऐसे 3 फेज में अगर जाया जाए तो 2 कैटेगरी, एक 3 पल्स जिसको हाफ वेव 3 फेज बोलते हैं और एक 6 पल्स जिसको फुल वेव 3 फेज बोलते हैं। तो इसका अगर ब्रॉडली क्लासीफाई किया जाए तो अगर केवल एक वेव बन रही है, केवल सिंगल वेव, ज़रूरी नहीं है कि वेव ऐसे ही बने, ठीक, ज़रूरी बिल्कुल भी नहीं है कि वेव ऐसे ही बने, लेकिन 2 वेव्स ना बन के सिर्फ एक वेव बनी तो ये सिंगल पल्स, और ये पूरा आता है सिंगल फेस में। अगर 2 वेव्स बनी तो 1 वेव 2 वेव, तो ये 2 पल्स। ठीक, तो सिंगल फेज में 1 पल्स 2 पल्स, इसको क्या बोल सकते हैं? सिंगल फेज हाफ वेव, इसको बोल सकते हैं सिंगल फेज फुल वेव। ऐसे ही 3 फेज में क्या होता है? 3 फेज में 2 केसेस, एक में 3 वेव बनेंगी, 1 2 3, और एक में 6 वेव्स बनेंगी, 1 2 3 4 5 6। तो ये पूरी सब कैटेगरी किसकी हो गई? 3 फेज की। ये 3 पल्स, इसको हम लोग बोल सकते हैं हाफ वेव 3 फेज हाफ वेव, और ये 6 पल्स। तो आज जो हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं वो इसका करने वाले हैं। पहला, सिंगल फेज 1 पल्स या सिंगल फेज हाफ वेव। ठीक, तो आज हम लोग डिस्कस क्या करने वाले हैं? सिंगल फेज हाफ वेव। सिंगल फेज हाफ वेव। तो इसमें पहला चीज़ हम लोग प्योर रेजिस्टिव लोड को देखने वाले हैं कि प्योर रेजिस्टिव लोड अगर हम लोग लगाते हैं तो कैसे वेवफॉर्म्स बनती हैं और उससे क्या क्या क्वेश्चंस फ्रेम किए जा सकते हैं। क्योंकि क्वेश्चंस ऐसा नहीं है कि कहीं से भी क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं,
जहाँ से पॉसिबिलिटी है क्वेश्चन फ्रेम करने की, क्योंकि कुछ जगह ऐसी भी हैं जहाँ से क्वेश्चंस बनाए ही नहीं जा सकते, तो वो भी हम लोग पढ़ने के टाइम ही देख लेंगे कि कहाँ से क्वेश्चन क्या फ्रेम हो सकता है। सिंगल फेस हाफ वेव आर लोड। तो इसमें पहली चीज़ कि हम लोग इसको हम बोलते हैं अनकंट्रोल्ड। पहला हम लोग देख रहे हैं अनकंट्रोल्ड। यहाँ पे एक डायोड रहेगा, ये आर रहेगा और ये रहेगी सप्लाई, एसी सप्लाई। इस वोल्टेज को हम बोलेंगे आउटपुट वोल्टेज, ये है आर। इसके वोल्टेज को हम बोलेंगे, ये मैंने पहले ही बताया था कि ये दोनों तरफ एरो लगाना सही नहीं है, सिर्फ एक तरफ एरो रहता है, वी एम साइन ओमेगा टी। ठीक, तो ये सर्किट है अपना। अब इसमें अगर देखा जाए तो इसकी सप्लाई वोल्टेज का अगर वेवफॉर्म हमको प्लॉट करना हो तो सप्लाई वोल्टेज का वेवफॉर्म कैसे प्लॉट होगा? सिंपल एक एसी सोर्स, ठीक, ये हो गया Vs। अब अगर देखा जाए इसमें एक चीज़ हम लोग को पहले सर्किट समझना पड़ेगा। जैसे कि मेरा थोड़ा सा समझाने का तरीका अलग है, क्योंकि हम लोग डेरिवेशंस करके किसी फाइनल कंक्लूजन पे फॉर्मूले पे पहुंच के वेवफॉर्म को सर्किट को समझने की कोशिश नहीं करेंगे। हम लोग पहले क्या करेंगे, हम लोग पहले सर्किट को समझेंगे, फिर पहले प्रिडिक्ट कर देंगे कि सामने जो बाद में आने वाला है इक्वेशन वो क्यों आ रहा है ऐसा। तो पहली चीज़ ये है सोर्स और ये है लोड। तो लोड ये है, लेकिन ये पैसिव लोड है, ये कभी भी सोर्स की तरह एक्ट नहीं कर सकता। तो हमेशा जो करंट का फ्लो होगा वो सोर्स से लोड होगा, कभी भी ऐसा नहीं होगा कि लोड सप्लाई करने लगे सोर्स को। ठीक है, ये चीज़ अभी समझ में नहीं आएगी, लगेगा बहुत सिंपल सी बात है, लेकिन ये बहुत बड़ी बात है। सोर्स हमेशा सप्लाई करेगा लोड को। ठीक, तो पॉजिटिव वेव, पहले हमने सर्किट को लगाया, पहले सर्किट में कोई भी करंट फ्लो नहीं हो रही थी, ये करंट का डायरेक्शन नहीं है। ठीक है, यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, ये करंट का डायरेक्शन नहीं है, ये वोल्टेज मैंने इंडिकेट किया है Vd। कोई भी करंट फ्लो नहीं हो रही थी। यहाँ का पोटेंशियल अगर इसको हम ग्राउंड मान लें तो यहाँ का पोटेंशियल था 0 और यहाँ का पोटेंशियल हो गया पॉजिटिव वेव हमने लगाई। तो जैसे ही पॉजिटिव वेव लगाई तो यहाँ का जो डायोड का वोल्टेज हुआ वो फॉरवर्ड कंडक्शन मोड में आ गया, तो तुरंत ये फॉरवर्ड कंडक्शन करना इसने स्टार्ट कर दिया। जैसे ही इसने स्टार्ट किया कंडक्शन करना, ये वाला वोल्टेज इसके अक्रॉस अपीयर हो गया। ठीक, ये वाला वोल्टेज इसके अक्रॉस अपीयर हो गया और करंट भी फ्लो होना शुरू हो गई। तो अगर हम देखें कि सेम वोल्टेज अप्लाई हो गया कहाँ पे, लोड में, सेम वोल्टेज लोड का हो गया, ये हो गया लोड, और यही बोल सकते हैं कि यही करंट भी हो गई। I0 क्या हो गई, सेम इसी टाइप की करंट हो गई। अगर इसका पीक Vm है तो इसका पीक भी Vm ही होगा, लेकिन इसका पीक क्या होगा, Vm/R। लेकिन जैसे ही नेगेटिव साइकिल शुरू हुई तो पहले पॉजिटिव साइकिल में करंट का फ्लो ऐसे हो रहा था, नेगेटिव साइकिल शुरू हुई तो ये पॉजिटिव हो गया, ये नेगेटिव हो गया। तो अब ये ट्राई कर रहा है कि ये इस डायरेक्शन में करंट का फ्लो करवाए, लेकिन इस डायरेक्शन में करंट का फ्लो हो नहीं सकता, क्योंकि ये कैथोड टू एनोड करंट कभी फ्लो नहीं होगी। ये है एनोड, ये है कैथोड। तो कैथोड टू एनोड कभी करंट का फ्लो हो नहीं सकता, इसलिए ये ओपन सर्किट हट जाएगा और ये ओपन सर्किट हो जाएगा, करंट का फ्लो बंद हो जाएगा तुरंत।
जैसे करंट का फ्लो बंद होगा यहाँ का वोल्टेज क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा, यहाँ की करंट क्या हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी। तो इसको हम लोग बोल सकते हैं कि ये 180 तक पाई तक कंडक्ट करेगा, उसके बाद ये ज़ीरो रहेगा। ऐसे यहाँ पे पाई तक कंडक्ट करेगा, उसके बाद 2 पाई तक ये ज़ीरो रहेगा। ठीक, अगर हम VD का ग्राफ प्लॉट करें, क्योंकि इसका प्लॉट कर दिया हमने ग्राफ, इसका हमने ग्राफ प्लॉट कर दिया, अगर इसका ग्राफ प्लॉट किया जाए तो ग्राफ को याद रखना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ग्राफ को बनाना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पहले जब ये कंडक्ट कर रहा था तो इसके अक्रॉस वोल्टेज कितना था, ज़ीरो था, ज़ीरो था। तो 0 से 180 तक पाई तक इसका वोल्टेज ज़ीरो हो गया। फिर ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, और यही वोल्टेज कहाँ आ गया, इसके अक्रॉस आ गया। तो ये नेगेटिव वोल्टेज जो हो गया ये आ गया यहाँ पे। तो इसको हम बोल सकते हैं माइनस VM। इसी को हम बोलते हैं पीक इनवर्स वोल्टेज। ये क्या होगा, PIV। डायोड के क्रॉस नेगेटिव में जो मैक्सिमम वोल्टेज होगा वो कितना होगा, -VM। तो इस केस में डायोड का पीक इनवर्स वोल्टेज कितना है, -VM। मतलब VM नेगेटिव है, तो जस्ट मैग्नीट्यूड की बात करेंगे तो वो हो गया VM। ठीक, तो इतना क्लियर हो गया। अब अगर कुछ इसमें पॉइंट्स की बात किया जाए कि V नॉट एवरेज कितना होगा, तो V नॉट एवरेज होगा VM/पाई। ठीक, ये हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, हाफ वेव है तो उसका एवरेज होता है VM/पाई। I नॉट एवरेज कितना होगा, I नॉट एवरेज होगा VM/पाई इंटू R। ऐसे ही V नॉट RMS कितना होगा, तो अगर ये फुल वेव होती तो इस जैसे इसका RMS कितना है, VM/√2, इसका क्या हो जाएगा, VM/2। क्यों VM/2, क्योंकि VM/√2 और कितने देर के लिए है पल्स, 0.5/1 T भी बोल सकते हैं, और रूट, तो 1/√2 क्या हो गया, 1/2 हो गया। तो RMS क्या हो गया, RMS क्या हो गया, RMS हो जाएगा VM/2 RMS हो जाएगा, और IRMS क्या हो जाएगा, VM/2R। ठीक, तो RMS हो गया VM/2 और I नॉट RMS हो गया VM/2R। ठीक, तो ये हो गया RMS, ये हो गया एवरेज। लेकिन अगर पावर की बात की जाए तो वो क्या होगा, तो हमेशा हम लोग जानते हैं कि अगर अगर हम रेजिस्टेंस में पावर की बात करते हैं तो हमेशा RMS क्वांटिटीज़ का हम लोग इस्तेमाल करते हैं, चाहे करंट के फॉर्म में हो, चाहे वोल्टेज के फॉर्म में हो, चाहे V इंटू आई हो। जैसे IRMS का स्क्वायर इंटू R पावर होगी, इसमें करंट RMS करंट का स्क्वायर इंटू R, तो इसकी पावर हो गई। इसमें वोल्टेज का RMS का स्क्वायर बाई R, इसकी पावर हो गई। इसमें करंट इंटू वोल्टेज लेकिन RMS, तो इसकी पावर हो गई। हम कभी भी एवरेज का इस्तेमाल नहीं करते। एवरेज का इस्तेमाल इसलिए नहीं करते क्योंकि वो बाय डेफिनेशन ही हम लोग जानते हैं कि RMS को हम रिलेट करते हैं हीटिंग इफेक्ट से। और अगर हम बैटरी की बात, अगर यहाँ बैटरी लगी होती तो हम लोग एवरेज का इस्तेमाल करते हैं, वो हम आगे देखेंगे क्यों। थोड़ा सा मैं बता सकता हूँ कि जैसे कि बैटरी अगर लगी रहती है तो बैटरी चार्ज हो रही है, मतलब वो जो चार्ज स्टोर कर रही है वो एवरेज चार्ज स्टोर कर रही है, मतलब कितना चार्ज उसके टर्मिनल्स पे आके स्टोर हुआ, एवरेज। इसलिए उस पर एवरेज पावर, एवरेज चीज़ों का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। और जो रेजिस्टेंस है उसमें जो पावर डिसिपेट होगी वो RMS से रिलेट होगा, तो इसका हम पावर का बोल सकते हैं
कि पावर जो है वो आई नॉट RMS का स्क्वायर इंटू आर या वी नॉट RMS का स्क्वायर अपॉन आर या वी नॉट RMS आई नॉट RMS। ठीक, तो ये हो गई पावर। तीनों में से कोई भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं। अब अगर देखा जाए ध्यान से कि ये AC साइड है, इसमें एक चीज़ हम लोग निकाल सकते हैं कि इसका पावर फैक्टर क्या होगा, क्योंकि DC साइड में तो हम लोग पावर फैक्टर का कोई मतलब सेंस नहीं बनता, लेकिन इनपुट साइड जो कि AC साइड है उसमें हम लोग देख सकते हैं कि पावर फैक्टर क्या होगा। ठीक, इसीलिए मैं इस सर्किट में हर डिस्कशन कर सकता हूँ जो आगे आने वाला है। तो इसका पावर फैक्टर देखते हैं। तो AC साइड का वोल्टेज, RMS वोल्टेज, AC साइड का RMS करंट इनटू पावर फैक्टर, ये होता है क्या, एक्टिव पावर। ये होता है एक्टिव पावर। तो यहाँ से जो पावर सप्लाई हुई वो यहाँ पे तो डिसिपेट होगी नहीं, वो सारी पावर आउटपुट में मिली। तो यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि VS RMS IS RMS इंटू पावर फैक्टर इज इक्वल टू P। तो ये तो अननोन क्वांटिटी है, ये R अगर मान लो हमको नहीं भी पता होगा तो अगर हम इसका यूज़ करेंगे तो पावर फैक्टर निकाल लेंगे। V नॉट RMS I नॉट RMS। तो यहाँ पे एक चीज़ ये है कि जो IS RMS होगा और जो I नॉट RMS होगा, क्योंकि जो करंट फ्लो होगी वही सोर्स में भी होगी, वही लोड में भी होगी। जैसे ये लोड की करंट है, लेकिन यही सेम करंट सोर्स में भी है, क्योंकि जब यहाँ से करंट जाएगी तो वहाँ पे जाएगी, तो ये दोनों करंट सेम होंगी। तो इसको हम लोग कर सकते हैं कैंसिल। तो पावर फैक्टर क्या आ जाएगा, पावर फैक्टर आ जाएगा V नॉट RMS अपॉन VS RMS। ये होगा Vm/2, ये होगा Vm/√2, ये आ जाएगा 0.707। तो पावर फैक्टर आ गया 0.707। ठीक, तो ये सारा डिस्कशन था। पहली चीज़ हमने इसके वेवफॉर्म्स बनाए, जो जो अलग अलग पार्ट्स हैं इसमें, जो चीज़ें यूज़ हुई हैं, चाहे ये सोर्स वोल्टेज हो, चाहे डायोड हो, चाहे लोड हो। ठीक, उसका वेवफॉर्म बनाया हम लोगों ने। फिर उसमें करंट, वोल्टेज, RMS, एवरेज सब देखा, और फिर उसके बाद पावर, और पावर से रिलेट किया हमने किसको, पावर फैक्टर को। तो ये अनकंट्रोल्ड इसको क्यों बोला हमने, अनकंट्रोल्ड, क्योंकि इसका जो हम ये अपने आप ऑन हो जा रहा है, अपने आप ऑफ हो जा रहा है। इसका ऑन या ऑफ, डायोड जैसे पॉजिटिव अप्लाई हुआ अपने आप ऑन हो गया, जैसे ही निगेटिव अप्लाई हुआ अपने आप ऑफ हो गया। तो ये अनकंट्रोल्ड है, इसका कंट्रोल हमारे हाथ में नहीं है, इसलिए ये बोलते हैं अनकंट्रोल्ड रेक्टिफायर। ठीक, तो ये हो गया अनकंट्रोल्ड रेक्टिफायर। अब दूसरा बात करते हैं कंट्रोल्ड रेक्टिफायर विथ आर लोड। कंट्रोल्ड रेक्टिफायर विथ आर लोड, तो इसको थोड़ा चेंज कर देते हैं, इसको कर देते हैं कंट्रोल्ड। ठीक, कंट्रोल्ड रेक्टिफायर विथ आर लोड। तो अब इसमें चेंज ये आएगा बस कि पहले तो जब तक कोई करंट फ्लो नहीं हो रही है तब तक यहाँ का पोटेंशियल ज़ीरो, और पॉजिटिव वेव में यहाँ का पोटेंशियल पॉजिटिव। लेकिन पॉजिटिव तो है, लेकिन ये ऑन नहीं होगा डायोड, मतलब इसको थायरिस्टर बोलेंगे, SCR ऑन नहीं होगा, और तब तक ऑन नहीं होगा जब तक हम इसको पल्स ना दें। ठीक, तो इसको पल्स हम नहीं देंगे अगर, तो ये पॉजिटिव रहेगा, ये ज़ीरो रहेगा, और ये ऑन नहीं होगा। मान लेते हैं कि इसको हमने अल्फ़ा पे एक पल्स दी, जैसे 0 से लेके 180 तक, 0 से लेके पाई तक, ये कभी भी ऑन हो सकता है, लेकिन ऑन तब होगा जब हम इसको पल्स देंगे। तो मान लो कि अल्फ़ा पे हमने इसको पल्स दी,
तो ये सेम वोल्टेज जैसे अल्फ़ा पे यहाँ पे हमने पल्स दी, तो यही सेम वोल्टेज यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा, ये सेम वोल्टेज अप्लाई हो गया और नेगेटिव में अपने आप ही बंद हो जाएगा, नेगेटिव में अपने आप ही बंद हो जाएगा, क्योंकि जैसे ही नेगेटिव आएगा ये रिवर्स ब्लॉकिंग मोड में चला जाएगा। तो ये हो जाएगा V0 और I0 भी इसी तरीके से हो जाएगा। ठीक, ये हो जाएगा I0। डायोड के वोल्टेज की बात की जाए अगर, डायोड का वोल्टेज तो जब तक ये ऑन नहीं हुआ है तब तक पॉजिटिव वोल्टेज इसके अक्रॉस आएगा, अल्फ़ा तक वोल्टेज इसके अक्रॉस आएगा, फिर अल्फ़ा से लेके पाई तक ज़ीरो वोल्टेज रहेगा जब तक कंडक्शन हो रहा है, और जैसे ही कंडक्शन रुका नेगेटिव वोल्टेज कहाँ आ गया, SCR के अक्रॉस, तो ये हो गया -Vm। तो इस केस में भी पीक इनवर्स वोल्टेज -Vm ही है, -Vm ही है, मतलब मैग्नीट्यूड की बात करें तो Vm है। तो इसमें अगर ध्यान ये दिया जाए कि इस वेवफॉर्म से हम कोई क्वेश्चन डिराइव नहीं कर सकते, कोई क्वेश्चन फ्रेम नहीं कर सकते, ना हम इसका RMS आसानी से निकाल सकते हैं, ना इसका हम एवरेज आसानी से निकाल सकते हैं। तो डायोड की वोल्टेज से कोई क्वेश्चन फ्रेम नहीं होगा, पहली चीज़ डायोड के वोल्टेज से कोई क्वेश्चन फ्रेम नहीं होगा। ठीक, ये बस समझने के लिए कि हर एलिमेंट के बारे में हम एक अंडरस्टैंडिंग रखते हैं कि नहीं, क्योंकि अंडरस्टैंडिंग आपका जो इंस्टेंटिव जो अप्रोच रहेगा, जिस तरीके से आप क्वेश्चन को देखेंगे वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्या क्या चीज़ हम उससे निकाल सकते हैं, क्या क्या चीज़ नहीं निकाल सकते हैं, तो उससे एक आइडिया मिलेगा कि हम लोग क्या क्या क्वेश्चन इससे फ्रेम किया जा सकता है। तो इससे हम कुछ नहीं निकाल सकते। आते हैं V0 एवरेज पे, V0 एवरेज तो ये होता है Vm/2π1 + cos अल्फ़ा। लास्ट लेक्चर में हम लोग इसको डिस्कस कर चुके हैं। अगर अल्फ़ा को 0 पुट कर देंगे तो 1 + 1 2 हो जाएगा, और Vm/π जो कि हाफ वेव होता है वो बन जाएगा। ठीक, ऐसे ही I0 एवरेज, I0 एवरेज वो हो जाएगा Vm/2πr1 + cos अल्फ़ा। यहाँ पे मैं जानबूझ के RMS नहीं लिख रहा हूँ। ठीक, RMS मैं इसका नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि RMS लिखा भी जा सकता है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि उससे कभी क्वेश्चन फ्रेम होगा, इसलिए RMS मैं इसका नहीं लिख रहा हूँ। आप लोग बुक में से देख सकते हैं, बट वो क्वेश्चन फ्रेम होने के लिए बहुत मुश्किल है। मुश्किल इसलिए है क्योंकि कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं दिया जाएगा जो हम लोग डिराइव ना कर सकें 2 से 3 मिनट में। ऐसे ये वाला वोल्टेज है, एवरेज वोल्टेज हम लोग डिराइव कर सकते हैं, लेकिन RMS का डेरिवेशन क्योंकि अपने आप में ही थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है उसका RMS निकालना, तो इसलिए वो नहीं दिया जा सकता कभी भी क्वेश्चंस में। ठीक, तो RMS इसका इम्पॉर्टेंट नहीं है, और RMS इम्पॉर्टेंट नहीं है इसलिए पावर फैक्टर भी इम्पॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि पावर फैक्टर अगर आएगा तो RMS का यूज़ होगा, और RMS क्योंकि डिराइव करना मुश्किल है इसलिए यहाँ पे पावर फैक्टर की बात नहीं होगी। ठीक, तो इसमें अगर क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है तो 2-3 टाइप के क्वेश्चन, कि इसका एवरेज वोल्टेज पूछा जा सकता है, एवरेज करंट पूछी जा सकती है, पीक इनवर्स वोल्टेज पूछा जा सकता है, लेकिन इसका पावर पूछना थोड़ा मुश्किल है। क्वेश्चंस बैंक्स में मिलेगा आपको, और उससे आप लोग इसका RMS इसलिए देख भी सकते हैं, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग इसको गेट में पूछा जाना बहुत मुश्किल है, गेट में पूछा जाना बहुत मुश्किल है, इसलिए मैं उसको इम्पोर्टेंट की कैटेगरी में नहीं रखता हूँ। तीसरा चीज़ देखते हैं, अगर L लोड लगा हो तो, अगर L लोड लगा हो तो प्योर L, ठीक, तो ये प्योर L लगा हुआ है, ये सप्लाई है।
तो अब जो मैंने पहली बार पिछले सर्किट में बात बोली थी कि ये हमेशा सोर्स रहेगा और ये हमेशा लोड रहेगा, यहाँ पे ऐसा नहीं होगा। यहाँ पे क्या होगा कि जब तक ये पॉजिटिव वोल्टेज, इसको अनकंट्रोल्ड की बात कर रहे हैं अभी, अनकंट्रोल्ड, ठीक, अनकंट्रोल्ड की बात हो रही है अभी। जब तक पॉजिटिव वोल्टेज यहाँ पे रहेगा तब तक ये कंडक्शन मोड में रहेगा, ठीक, क्योंकि ये तो पल्स से इसको मतलब है नहीं। तो ये जो होगा इसकी करंट बढ़ने वाली है। पहले जब इसका वोल्टेज अप्लाई हुआ तो इसकी करंट बढ़ेगी तब तक जब तक कि ये पॉजिटिव रहेगा, ये नेगेटिव रहेगा, ये वोल्टेज इसके अक्रॉस रहेगा, ठीक। लेकिन जैसे ही नेगेटिव वोल्टेज वाली साइकिल शुरू होगी तो इसकी करंट तुरंत तो घट नहीं सकती। इसमें करंट कब तक बढ़ेगी? 0 से लेके 180 तक। जब तक इसके क्रॉस पॉजिटिव वोल्टेज रहेगा तब तक इसकी करंट बढ़ेगी ही, और फिर उसके बाद इसकी करंट डिसिपेट होगी सोर्स में, ठीक। तो इसकी करंट फिर डिसिपेट होगी सोर्स में, तो भी ये कंडक्शन मोड में ही रहेगा। इससे इसको फ़र्क नहीं पड़ता। लोगों को कन्फ्यूज़न ये आता है कि नेगेटिव साइकिल है तो ये तो रिवर्स मोड में चला गया। रिवर्स मोड में नहीं गया है, रिवर्स मोड में नहीं गया है, क्योंकि नेगेटिव साइकिल है तो ये नेगेटिव हो गया, ये पॉजिटिव हो गया, कंडक्शन ये चल रहा है। तो जब तक कंडक्शन चल रहा है ये वाला वोल्टेज इसके अक्रॉस है, तो ये भी तो नेगेटिव है, तो ये नेगेटिव मोड में नहीं गया है। नेगेटिव मोड में जाने का मतलब ये है कि कैथोड से एनोड में करंट फ्लो होना। लेकिन अभी भी करंट कैसे फ्लो हो रही है? करंट इसमें जो स्टोर थी वो फ्लो हो रही है एनोड से कैथोड में। तो ये नेगेटिव की वजह से ये नेगेटिव में नहीं गया है, दोनों चीज़ें नेगेटिव हो गई हैं, ठीक। तो ये एक नॉर्मल कन्फ्यूजन रहता है सबको। तो इससे कंक्लूज़न हम क्या ड्रॉ कर सकते हैं कि 0 से 180 तक करंट बढ़ने वाली है और 180 के बाद 360 तक करंट घटने वाली है, ठीक। तो इससे मतलब ये है कि अगर आउटपुट वोल्टेज की बात की जाए तो हमेशा कंडक्शन चला, कभी कंडक्शन रुका ही नहीं। तो आउटपुट वोल्टेज इज इक्वल टू इनपुट वोल्टेज, ऐसे। तो ये क्या हो गया? आउटपुट वोल्टेज। अब करंट हमको पता है कि 0 से 180 तक बढ़ेगी, उसके बाद घटेगी। तो देखते हैं करंट कैसे होगी। इसका अगर देखा जाए एवरेज वोल्टेज V नॉट एवरेज वो कितना है? 0, क्योंकि एवरेज पावर क्या है, एवरेज एरिया क्या है? 0 है। ऐसे P एवरेज क्या हो जाएगा? वो भी 0 हो जाएगा। तो वो तो हम लोग देख भी सकते हैं कि रजिस्टर है नहीं तो एक्टिव पावर कहीं जाएगी नहीं, ये तो केवल रिएक्टिव पावर लेता है, ठीक। तो एवरेज पावर 0 मिलने वाली है। एवरेज पावर 0 मिलेगी तो जो हम लोग पावर फैक्टर निकाल रहे थे वो भी हो जाएगा 0, क्योंकि V सोर्स RMS I सोर्स RMS इंटू पावर फैक्टर इज इक्वल टू 0। तो पावर फैक्टर की बात यहाँ पे हम लोग कर नहीं सकते, यहाँ पे पावर क्योंकि 0 हो गई है, ठीक। वोल्टेज 0 है। बस यहाँ पे इम्पॉर्टेंट क्या है? करंट की वेवफॉर्म। और करंट की वेवफॉर्म किस तरीके से बनने वाली है वो हम लोग पहले जानते हैं, बस उसी को मैथमेटिकल तरीके से अब समझना है। VL di/dt। तो ये हम लोग देखे थे चॉपर में, लेकिन वहाँ भी क्योंकि ये कांस्टेंट रहा करता था इसलिए हम लोग डायरेक्ट इंटीग्रेट करके बाहर निकाल लेते थे उसको। यहाँ पे ऐसा नहीं है। Vm sin ओमेगा t इज इक्वल टू L di/dt। तो इसको इंटीग्रेट कर देते हैं। Vm/L sin ओमेगा t dt di 0 to I। और ये वाला वोल्टेज इंडक्टर के क्रॉस कब अप्लाई हुआ? 0 पे। ये वाला वोल्टेज 0 पे अप्लाई हुआ है, और मान लेते हैं किसी एक टाइम t तक हम इसको स्टडी करना चाहते हैं, तो 0 to t। तो ये आएगा Vm/L 1 माइनस कॉस ओमेगा t, ये हो जाएगा IT, ठीक। ये हो जाएगी करंट की इक्वेशन। तो इसमें अगर हम लोग देखें अगर ध्यान से
तो एक एवरेज टर्म आ रहा है Vm अपॉन ओमेगा एल और एक साइनोसॉइडल टर्म आ रहा है। तो इसका एवरेज तो कुछ होगा नहीं, लेकिन यही जो एक कांस्टेंट टर्म है यही इसका इस करंट का एवरेज करंट होगा। ठीक, साइनोसॉइडल का तो एवरेज 0 होगा, लेकिन ये वाला जो टर्म है यही इसका एवरेज करंट होगा। और वो होना भी चाहिए, क्योंकि इसका एरिया कुछ ना कुछ तो रहेगा ही, यहाँ तक 180 तक बढ़ेगा, फिर उसके बाद घटेगा, तो इसका एरिया कुछ आएगा, मतलब एक कांस्टेंट कुछ ना कुछ इसका करंट तो रहेगा ही एवरेज। ठीक, तो इसको अगर प्लॉट करने की कोशिश किया जाए तो इसको पहले प्लॉट करते हैं। तो कॉस बनता है कुछ इस तरीके से। ठीक, तो माइनस कॉस कैसे बनेगा? इस तरीके से बनेगा। ठीक, इसका होगा Vm अपॉन ओमेगा एल, ये होगा Vm अपॉन ओमेगा एल, और उसमें हम ऐड क्या कर रहे हैं? यही चीज़ ऐड कर दे रहे हैं, तो यही सेम ग्राफ बन जाएगा, लेकिन ये शुरू हो जाएगा 0 से। ठीक, तो ये कॉस वाला ग्राफ था माइनस कॉस का, और उसमें हमने यही सेम क्वांटिटी ऐड कर दी। ठीक, तो ग्राफ किस तरीके से बन गया? कुछ इस तरीके से ग्राफ बन गया। ठीक, ये हो गया Vm अपॉन ओमेगा एल, ये है पाई बाई 2 पे, और पाई पे करंट मैक्सिमम, और ये है 2Vm बाई ओमेगा एल। ठीक, तो ये हो गया इसका ग्राफ। तो करंट का ग्राफ क्लियर हो गया, वोल्टेज का ग्राफ क्लियर हो गया, सभी ग्राफ लगभग क्लियर हो गए। तो यहाँ पे एवरेज पावर की बात हो नहीं सकती, क्योंकि वो 0 है, और इसलिए पावर फैक्टर की भी बात नहीं होगी। लास्ट केस देख लेते हैं, अगर ये कंट्रोल्ड हो तो, अगर ये कंट्रोल्ड हो तो क्या होगा? तो बस चेंज क्या आएगा सर्किट में, यहाँ पे डायोड की जगह पे एक SCR लग जाएगा। ठीक, एक SCR लग जाएगा, और अब यहाँ पे शुरू में कोई करंट फ्लो नहीं हो रही है, ये है पॉजिटिव, लेकिन ये ट्रिगर कब होगा? जब हम इसको पल्स देंगे। ठीक, तो मान लेते हैं कि अल्फ़ा पे हमने इसको पल्स दी, अल्फ़ा पे हमने इसको पल्स दी, तो ये इंडक्टर चार्ज कब तक होगा? चार्जिंग टाइम में कोई डिफरेंस नहीं है, चार्ज ये 180 तक होगा, उसके बाद डिसिपेट करेगा। तो इसका ग्राफ बन जाएगा सिंपल वोल्टेज का, 180 तक ये चार्ज हुआ। ठीक, पाई तक चार्ज हुआ। फिर अब क्योंकि एवरेज पावर अगर 0 होनी है तो उसके लिए एवरेज वोल्टेज 0 होना इम्पॉर्टेंट है, तो उसके बाद ये डिस्चार्ज हो रहा है, इस टाइम में ये डिस्चार्ज हो रहा है, लेकिन जितना एरिया इसका ये रहेगा उतना ही एरिया ये रहेगा, तभी तो जितना चार्ज हुआ था उतना डिस्चार्ज होगा, तो इसलिए ये सेम सिमेट्रिकल ग्राफ बनेगा। ठीक, सिमेट्रिकल, तो ये है 2 पाई। तो अल्फ़ा यहाँ से अगर कम है तो अल्फ़ा यहाँ का पे भी गैप रहेगा, तो ये जो पॉइंट आएगा ये 2 पाई माइनस अल्फ़ा आएगा। ठीक, तो इसका भी एवरेज पावर क्या हो गया? 0 हो गया, एवरेज वोल्टेज 0 हो गया। अब पहले से अगर हम लोग ग्राफ प्रिडिक्ट करना सोचें तो अल्फ़ा से करंट स्टार्ट होगी। ठीक, कहाँ तक इंक्रीज़ होगी? पाई तक इंक्रीज़ होगी, फिर उसके बाद डिके हो जाएगी करंट। तो इसमें और लास्ट केस में अंतर कहाँ पे आएगा कि पहले जो ये वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर जो साइनसॉइडल वोल्टेज अप्लाई हो रहा था वो हो रहा था 0 से ही अप्लाई हो रहा था। अब ये कहाँ से अप्लाई होगा? अल्फ़ा से। अब ये अप्लाई होगा अल्फ़ा से, तो ये जो cos 1 आया था ये हो जाएगा cos अल्फ़ा। ठीक, इसको सही से लिख देते हैं जरा, तो 1 की जगह पे क्या हो जाएगा? cos अल्फ़ा।
ग्राफ में क्या चेंज आएगा कि पहले माइनस कॉस का ग्राफ तो वही रहेगा, माइनस कॉस का ग्राफ तो वही रहेगा, बस यहाँ पे क्या टर्म आ गया, कॉस अल्फ़ा, तो ये ग्राफ वही रहा, ये Vm अपॉन ओमेगा एल। बस ये ग्राफ जो पहले पूरा उठ जाता था वो अब पूरा ना उठ के वो थोड़ा सा रह जाएगा और ये वाला पार्ट आएगा। तो इसका ग्राफ अगर प्लॉट करें तो अल्फ़ा से तो ये 2 पाई माइनस अल्फ़ा, ये 2 पाई, ये पाई और ये 0, तो ये हो गया IL या I0 भी बोल सकते हैं। तो इस टाइप से इसका करंट होगा। ठीक, तो इतना ही था और इतने 4 सर्किट हम लोग देखे और नेक्स्ट जो सर्किट बचे हैं सिंगल फेस हाफ वेव में, उसको हम लोग आगे स्टडी करेंगे। ठीक, तो इतना बेसिक कॉन्सेप्ट था। और इसमें फिर से अगर बात की जाए तो एवरेज पावर इसमें भी 0 है, तो इसमें पावर फैक्टर कभी भी पूछा नहीं जा सकता। पावर फैक्टर क्या होगा, 0 पावर फैक्टर लैगिंग। तो ये लगभग हर कॉन्सेप्ट मैंने जो जो इसमें फ्रेम हो सकते हैं वो मैंने बात कर ली है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ। आप लोग पढ़ाई अपनी कंटिन्यू रखिए। थैंक यू।